बच्चों मेरी? ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है बेटा? ओके। सो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था उसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। और लास्ट क्लासेस किसी की पेंडिंग तो नहीं है, सबकी हो गई है? हाँ टोपी, पेंडिंग तो नहीं है ना लास्ट क्लास? ओके, आपकी भी रिवाइज किया है घर जाके दोबारा से? हैं, प्रैक्टिस करिए। ओके, तो लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने ली होगी तो मैंने ये कहा था कि प्रैक्टिस करके आना, मैं एक छोटा सा टेस्ट भी लूँगा क्लास में, तैयार है ना उसके लिए? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या कर रहे थे हम लोग। देखो, हमने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, और हमने ये देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो रेट होता है इंटरेस्ट का, वो हर साल किसके ऊपर अप्लाई होता है? बोलो बोलो, आवाज़ निकालो, शाबाश। प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर। और उसी की वजह से हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट क्या आता है? सेम आता है, ऐसा ही है ना। फिर हमने एक फॉर्मूला देखा, इसका नाम था I इज इक्वल्स टू पी आर टी, जो सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करता था? इंटरेस्ट कैलकुलेट करता था। फिर हमने एक फॉर्मूला देखा था S इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आर टी, वो क्या करता था? फ्यूचर वैल्यू का। दोनों फॉर्मूले के अंदर फर्क क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू के एडिशन का फर्क है। पीआरटी के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू शामिल नहीं है, और वन प्लस आरटी के अंदर क्या शामिल है? प्रिंसिपल वैल्यू भी शामिल है, ऐसा ही है ना। फिर हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट विद मल्टीपल रेट, तो हमने देखा था टाइमलाइन के अंदर सवाल में अगर एक रेट से ज़्यादा रेट्स होंगे तो पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वन प्लस आर टी वाला, ताकि उसमें क्या काउंट हो जाए? प्रिंसिपल वैल्यू काउंट हो जाए। फिर जितने भी रेट होंगे सबके लिए क्या लगाते रहेंगे? पी आर टी पी आर टी पी आर टी। पी आर टी लगाने का रीज़न क्या है? कि आने वाले हर रेट जो है वो इनिशियल प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर ही अप्लाई होंगे, तो पी आर टी लगाते रहेंगे, ठीक है ना। सर पी आर टी की जगह हम वन प्लस आर टी वाला नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप डिपॉजिट करते हो या लोन देते हो तो प्रिंसिपल की रीपेमेंट तो एक ही दफ़ा होती है, आप जो बार बार पे करते हो वो इंटरेस्ट होता है। जो हमने मल्टीपल रेट्स के अंदर सबसे पहले वन प्लस आर टी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू काउंट हो गई, तो अब आने वाले रेट्स के ऊपर दोबारा प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड नहीं करूंगा, वरना वो डबल हो जाएगी। आ रही बात समझ में? फिर हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैकेनिज्म कैसे काम करता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा? है बैलेंस अमाउंट के ऊपर। और बैलेंस अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर एयर 2 का इंटरेस्ट आप लोगों ने निकालना है तो इसका मतलब आपने एयर 1 का बैलेंस अमाउंट उठाना पड़ेगा। मतलब एयर 0 का प्रिंसिपल वैल्यू प्लस एयर 1 पे जो आपको इंटरेस्ट मिला था वो अमाउंट को ऐड करोगे तो बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। फिर रेट अप्लाई करोगे तो एयर 2 का आपको इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने इस केस के अंदर फॉर्मूला देखा था एस इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आई की पावर एन, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने इसमें मल्टीपल रेट देखे थे, तो मैंने कहा था कि जब भी मल्टीपल रेट हो तो कंपाउंडिंग फैक्टर आप वहीं मल्टीप्लाई कराते रहना। मल्टीप्लाई कराने का रीजन क्या बताया था मैंने? हाँ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मैकेनिज्म बैलेंस अमाउंट पर डील करता है, तो आने वाले सारे रेट जो है वो उससे पहले वाले अमाउंट के ऊपर लगेंगे। इसीलिए हम कंपाउंडिंग फैक्टर जो है वो सारे के सारे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करा देते हैं। बात समझ में आती है? तो अब मैं आप लोगों को एक टेस्ट दे रहा हूँ, 2 सवाल हैं उस टेस्ट के अंदर, आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं 10 मिनट्स का टाइम दूंगा आप लोगों को, उसके बाद हम उस सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलें प्यारे बच्चों, वरुण वेरी गुड बेटा। मैं तो रिवाइज करा रहा था, मैं समझा कब रहा था? अभी तो मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा था। सर रिवाइज कराने में टाइम ज़ाया नहीं किया, अगर हम इतने खुद घर से करके आ जाते हैं, ऐसा है। वहाँ बेटा आपको क्लियर है सारी चीज़ें?
एक अली हैदर नाम का बच्चा होता था हमारे क्लास में, क्या है अभी? वेरी गुड वहाँ। जी बेटा। हम्म। कैलकुलेटर आ गया, ये लो।
गया भाई? डन एवरीवन? मैं कह रहा हूँ नहीं हो रहा, होने वाला है, दोनों हो गए। जी इब्राहिम, क्या है पोजीशन? एक भी नहीं हुआ, मैच हो रहा उसमें आंसर? पहला वाला मैच हो गया, दूसरा वाला हो गया, पहला वाला नहीं हुआ। ओके, ऑनलाइन है बेटा माहम और वरुण? चलो ओके, करें डिस्कस करें? हाँ भाई, दोनों का नहीं आ रहा? ओके चलो और डिस्कस करते हैं बेटा, आ जाओ शाबाश। अब देखें, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं इसके अंदर, तो सवाल में लिखा हुआ है कि 19 आ गया, बाकी 18 का नहीं। ओके 18 ही कर लेते हैं पहले डिस्कस, बादों का बच्चों का यही नहीं आ रहा है। ओके
देखो लिखा हुआ है कि मिसेस बाबू भैया इन्वेस्टेड ₹750,000 फॉर 12 ईयर्स। इसका मतलब आप सबसे पहले एक काम करें, ईयर 0 पर 750,000 लिख दें, ठीक है, फॉर 12 ईयर्स। बैंक प्रोवाइड्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4.5% फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स एंड 7% टिल ईयर 10। अच्छा, इसका मतलब शुरू के 4 सालों तक तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट रेट दिया 4.5%, फिर 7% दिया ईयर 10 तक, और ये दोनों रेट्स जो हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं। मतलब ईयर 0 से लेकर ईयर 10 तक हमारे पास जो चीज़ फॉलो हो रही है वो चीज़ फॉलो हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा ही है बेटा, बोलो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है देन आफ्टर बैंक स्विचेस पॉलिसी टू सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड 10% फॉर द रिमेनिंग पीरियड। और उसके बाद बैंक ने अपनी पॉलिसी स्विच करके रिमेनिंग पीरियड के ऊपर जो है वो क्या कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट कर दिया। इस सवाल के दो पार्ट्स हैं, हमें ईयर 12 का बैलेंस निकालना है। इस सवाल के दो पार्ट हैं, ईयर 10 तक कंपाउंड इंटरेस्ट को अलग कर लो और ईयर 10 टू 12 तक जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको अलग कर लो। पहले शुरू के 10 सालों की कहानी करते हैं। क्या शुरू के 10 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट विद मल्टीपल रेट है या नहीं है? है, दो रेट्स है ना, ईयर 4 तक के लिए 4.5%, फिर 7% कहाँ तक है, ईयर 10 तक के लिए। तो ईयर 10 तक कंपाउंड इंटरेस्ट है, वहां पे चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट विद मल्टीपल रेट्स। और कंपाउंड इंटरेस्ट विद मल्टीपल रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर n और 1 प्लस आई की पावर, ठीक है बेटा, 750,000 1 प्लस 4.5% की पावर 4 और 1 प्लस 7% की पावर 6। तो ज़रा बताइएगा कि ये सॉल्व करें क्या बनता है ये अमाउंट। जी बेटा, 1 2 कोई और बच्चा ये वेरीफाई करे कि यही बनता है। ये कहाँ का अमाउंट आ गया बेटा, नहीं टाइमलाइन में कहाँ तक का अमाउंट आ गया ये, ईयर 10 तक का। क्या शुरू के 10 सालों की वर्किंग हो गई नहीं हो गई, बोलो, हो गई। क्या इसमें प्रिंसिपल वैल्यू काउंट हो गई या नहीं हुई, हो गई ना, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है ना, मतलब फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, तो इसके अंदर 7.5 लाख रुपए की प्रिंसिपल वैल्यू भी काउंट। क्या हिसाब करना बाकी रह गया, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, 2 सालों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बाकी रह गया बस। तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, लगाओ पीआरटी। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा ईयर 0 की वैल्यू को बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2, कितना बनता है, 1.5 लाख। अभी करो तो प्लस करो, क्या बना है, 1.5 लाख। नहीं नहीं, इन दोनों को प्लस करें, बोले 1492236, ये अमाउंट आ रहा है। इसको मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ, 1 मिनट दीजिए। अच्छा, सवाल में एक छोटी सी चेंजेस करो, और वो छोटी सी चेंजेस ये है कि ये 4.9% करो उसको।
4.9% का। बिल्कुल वरुण, वो टाइपिंग मिस्टेक थी पे। कितना बेटा बेटा अगर 4.9 करते हैं तो 136,005। अब प्लस करें, देखें 151 वाला आ रहा अमाउंट। सही है, चलो मैं इसको नोट डाउन कर लो अपने पास, फिर हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। ऑनलाइन है बेटा, सबको क्लियर है? माहम और वरुण आप दोनों को? चलो वेरी गुड। आगे बढ़े, चलो 19 वाला सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि मिस्टर हरा धनिया ऑब्टेन बैंक लोन ऑफ ₹900,000, ठीक है ना। एयर जीरो पे इन्होंने बैंक लोन लिया है 9 लाख रुपए का, एंड एग्री टू रीपे इट इन 15 ईयर्स, और टोटल इन्होंने कहा है कि मैं 15 सालों में आपको लोन पे बैक कर दूंगा। बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट एट 9.5% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, शुरू के 5 सालों में 9.5% चार्ज कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट, एंड 9.75% टिल ईयर 10। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है ईयर 10 तक। सही है बेटा। फिर उसने कहा कि एंड स्विच टू कंपाउंड इंटरेस्ट एंड चार्ज 12% कंपाउंडिंग एनुअली फॉर द रिमेनिंग पीरियड। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट दैट ही वुड पे इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उन्होंने 12% पे करना है, और ये 12% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पे करना है। इसमें भी एक काम करते हैं कि शुरू के 10 सालों में चूंकि सिंपल इंटरेस्ट में मल्टीपल रेट है, तो शुरू के 10 साल की कहानी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी प्लस पी आर टी। ये हो गया शुरू के 10 सालों का काम। तो ये जाएगा 900,000 1 प्लस 9.5% मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 900,000 मल्टीप्लाई बाय 9.75% मल्टीप्लाई बाय 5। बताएगा ये अमाउंट कितना बनता है बेटा? 176,250। ये अमाउंट कहाँ का आया है? एयर 10 का। मतलब एयर 10 का बैलेंस अमाउंट आपके पास ये बनता है। मुझे बताएं, अब एयर 10 के बाद से कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो हो रहा है, वो 12% कहाँ अप्लाई होगा? किस अमाउंट के ऊपर? एयर 10 के अमाउंट के ऊपर। तो हम कंपाउंडिंग फैक्टर को यहीं मल्टीप्लाई करवा देंगे पावर 5। बताइएगा फ्यूचर वैल्यू क्या बनती है? 311। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ जाओ बेटा, कर लें, नोट डाउन कर लें, शाबाश। ऑनलाइन में कोई मसला बेटा किसी को? आई डू राइट। भाई इतनी इंग्लिश नहीं बोला करो, हमें आदत नहीं है इतनी इंग्लिश पढ़ने की, बोलने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं है।
वैसे डू की जगह डिड आ जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। चले आगे बढ़े। चलो आओ फिर एक और सवाल सॉल्व करो। चलें,
डन बेटा? नहीं हो रहा? चलो आओ करते हैं सॉल्व। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि बबलू इन्वेस्टेड 1/2 ऑफ हिज सेविंग्स इन अ बॉन्ड दैट पेड सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे अपने पास, ठीक है ना? एक पूरी क्लास बॉन्ड्स के ऊपर रखेंगे। तो एक बंदा है जिसने आधी सेविंग्स अपनी एक बॉन्ड में लगा दी है जो कि सिंपल इंटरेस्ट आपको देगा फॉर 2 years एंड रिसीव 550 एज अ इंटरेस्ट। ओके, सबसे पहले तो मैं उसको अज्यूम करता हूँ, चूँकि उसने सेविंग्स का अमाउंट मुझे नहीं दिया, एक्स अज्यूम करता हूँ सेविंग्स का अमाउंट, तो उसकी टोटल सेविंग्स कितनी है? एक्स है, क्योंकि नहीं दिया ना उसने, मुझे नहीं बताया। अच्छा ठीक है, फिर उसने कहा इसने अपनी आधी सेविंग जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लगा दी। डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं सवाल से। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर इसने आधी सेविंग का मतलब x/2 लगा दिया, ठीक है? अच्छा, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। और रिसीव 550 एज अ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना मिला इसको वहां से? 550 रुपये, ठीक है? He invested the remaining amount in the bank that paid compound interest for the same 2 years। अच्छा, तो बाकी कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसने पैसा लगा दिया, बाकी बचा हुआ मतलब इधर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी? वही x/2 हो जाएगी, ठीक है? फॉर सेम 2 years, वही टाइम 2 years का ही है। एट द सेम रेट एंड रिसीव 605 एज अ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट यहाँ पे कितना मिला? कह रहा है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का रेट दोनों जगह पे क्या है? सेम है। इसका मतलब इधर r और इधर i ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर के लिए हम इसको एक और वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, इधर r ही बोल देते हैं इसको, ठीक है ना? अब मसला ये है कि यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हमारे पास आ गए जिसको हमने सॉल्व करना है। लिखा है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ हिज टोटल सेविंग बिफोर इन्वेस्टेड इन दीज 2 बॉन्ड्स। इसका मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई मसले वाली बात नहीं। देखो सबसे पहले तो मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर अगर मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ I इज इक्वल्स टू PRT, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला है बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई बाय r% मल्टीप्लाई बाय कितना? टाइम कितना था? 2 years, ठीक है? इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दोगे तो ये बचेगा 550 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय r%। ये तो r% x से क्या कर रहा है? इधर भेजूंगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि 550 डिवाइडेड बाय r% इज इक्वल्स टू x। मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता, इसके बाद ये सॉल्व होगा ही नहीं, यहाँ पे क्या करूँगा? अच्छा चलो बराबर वाले सवाल पे आ जाते हैं, बराबर वाले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। देखो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का? ठीक है भाई, इंटरेस्ट कितना मिला इसको? प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? इंटरेस्ट का रेट कितना है? वही r% ही है ना? टाइम कितना है? मुझे तो x के नीचे जो यहाँ पे 2 है वो x से क्या कर रहा है? उधर जाएगा तो क्या करेगा? तो 605 को जरा मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना बनता है? 1200 बन रहा है भाई। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे फर्दर कुछ भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है? अभी निकाली है मैंने 550 अपॉन r%, तो उस x की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ x की जगह क्या कर देता हूँ? सब्सटीट्यूट कर देता हूँ।
क्या कर देता हूँ, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो हम बोलते हैं कि 1210 इज इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाय R%, 1 प्लस R% की पावर 2 -1। अब एक काम करें, सॉल्व फॉर x करें जल्दी से। कैलकुलेटर में सॉल्व फॉर x सिखाया था ना मैंने, सॉल्व फॉर x करें कैलकुलेटर के अंदर, मुझे बताएं r की वैल्यू क्या आ रही है। दो जगह x% डालिएगा, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर सबके पास आ गया या नहीं आया है भाई? आ गया, बेहतरीन। वही है 8 मोड्स वाला ही है? नहीं नहीं है। नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा कैलकुलेटर किसी के पास भाई 8 मोड वाला, तो फिर मैं क्लास में नहीं बिठाऊंगा उसको। क्या आ रहा है? 20% आ रहा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस 20% को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x के साथ। तो एक काम करें कि 550 को डिवाइड करवाएं 20% से, क्या बनता है? 2750। तो इसका मतलब आपके x की वैल्यू 2750 आ रही है। चेक करो 2750 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा? बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, कॉपी कर लीजिए। देखो देखते ही देखते हम लोग अभी 4th क्लास हमारी हुई, जिसमें से फर्स्ट क्लास में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। 3 क्लासेस के अंदर हम एक पेज की वर्किंग के ऊपर आ गए हैं कि हमारा आंसर एक पेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा क्वेश्चन एक पेज की वर्किंग एक पेज पे आ जाएगा। क्या आज क्यों रहा है भाई? सवाल एक पेज के ऊपर आएगा, उसकी वर्किंग 3 पेज के ऊपर आएगी। ये थोड़ा टिपिकल था, बस अब टिपिकल शुरू हो जाएंगे। आसान आसान वाला दौर गया। जी बेटा, उससे तो आसान ही है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेरिएबल अज्यूम करके उसको सब्स्टिट्यूट करना है बस, और कुछ भी नहीं है। आपके क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी सर? हमें बिल्कुल मिल जाएगी बेटा। जस्ट पीडीएफ में सर इस वजह से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अब तक स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो सारा का सारा मटेरियल जो है वो रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर शेयर होता है। तो बेफिक्र रहें क्योंकि अब डेमो क्लासेस ख़त्म होने वाली हैं, तो स्टूडेंट्स अपने आप को जो है वो इनरोल करवा लें जल्द से जल्द। तो मंडे से क्लासेस हो सकता है फिर वो डेमो क्लासेस ना हो, सिर्फ रजिस्टर स्टूडेंट जो फीस पे होगा उसी को अलाउ होंगी। सर कैलकुलेटर पे आंसर ये वाला नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा। माहम कॉपी करो, फिर मैं सिखाता हूँ, अभी आ जाएगा।
डन क्लास? समझ में आ रहा है? फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? मैं समझ में आ रहा है तो इसमें तो कोई गलत नहीं था, इसमें मतलब मेरा मूड नहीं था सॉल्व करने का, इसीलिए नहीं किया मैंने बस। अच्छा, पुराने बैच में पता है क्या था, एक हमारे पास एक लड़की थी, मेरे नाम में उसका भूल गया मैं, वो ऑनलाइन लेती थी क्लास। अब वो जैसे ही मैं सवाल यहाँ पे शो करूँ, 2 मिनट बाद उसका आंसर, 2 मिनट बाद उसका आंसर। अरे भाई, अभी तो बच्चा कह रहा है मैंने सवाल ही नहीं पढ़ा, इतना आंसर दे दिया। चलो, बच्चे सब सोच रहे हैं पूरी क्लास के यार कि ये पता नहीं लड़की थी लड़का था, कि लड़का था मेरे ख्याल से, कि यार ये बच्चा ना बड़ा पढ़ने वाला है। एक दिन वो फिजिकल आ गया एक भी आंसर सही नहीं आया उसका। ऑनलाइन में लेते हुए पता नहीं कैसे देता था आंसर वो। फिजिकल आया तो उसका कैलकुलेटर बंद हो गया। कैलकुलेटर कैलकुलेटर नहीं चल रहा मेरा। चलो खैर, आओ भाई कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बच्चे का आंसर नहीं आ रहा हमारे। देखो बेटा, महाम ये 20% नहीं निकल रहा आपसे, राइट? चले देखें, मैंने लिखा 1210, अल्फा दबाया, इक्वल टू दबाया, फ्रैक्शन लगाया। अब डालना है 550 अपॉन R%। अल्फा दबाएंगे, एक्स दबाएंगे और शिफ्ट दबा के परसेंटेज दबा देंगे, ठीक है। बाद आएंगे, ब्रैकेट एक ओपन करेंगे, दूसरा ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, 2 ब्रैकेट एक साथ ओपन होंगे। आ जाएगा 1 प्लस R% की जगह दोबारा एक्स डालेंगे, परसेंटेज का साइन डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पावर लगाएंगे, 2 -1 करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर करेंगे शिफ्ट सॉल्व इक्वल्स टू, तो देखिए 20% डायरेक्ट आ गया, ठीक है। बस फिर मैंने 20% को वहाँ 550,000 से जाके 550 को डिवाइड करवा लेंगे इस तरीके से। कैसे कि 550 डिवाइडेड बाय 20% तो आ जाएगा 2710, ठीक है बेटा। दोबारा से ट्राई करिएगा, नहीं आया तो फिर मुझे बताइएगा, सही है। चलें बेटा आगे मूव करें। हाँ, बस 2 ब्रैकेट लगाना है, याद रखिए। आ जाओ बेटा, अब देखिए हमने करना ये है कि हेडिंग डालनी है, और हेडिंग डालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट विद मल्टीपल कंपाउंडिंग, ठीक है ना। अब मल्टीपल कंपाउंडिंग से क्या मतलब है? देखो, कंपाउंडिंग जो है वो मैंने कहा था कि बहुत दफ़ा होती है। एक तो हमने पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ आ रहा था कंपाउंडिंग एनुअली। कंपाउंडिंग एनुअली का मतलब क्या होता है? साल में एक दफ़ा इंटरेस्ट मिलता है। और मैंने आपसे ये कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर साल में एक से ज़्यादा बार भी इंटरेस्ट मिलता है, जिसमें सबसे पहला आता है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली।
सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, हर 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल कंपाउंडिंग का जो सिंबल है वो स्मॉल m है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे बताओ कंपाउंडिंग सेमी एनुअली के अंदर साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 बार, है ना, एक जून में मिलेगा और एक दिसंबर में मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी 2। सही है, मल्टीपल कंपाउंडिंग में m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कंपाउंडिंग होती है क्वार्टरली। कंपाउंडिंग क्वार्टरली का मतलब क्या है? साल में 4 बार होगी कंपाउंडिंग। ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। तो साल में कितने बार कंपाउंडिंग होगी? 4 बार। कितने महीने बाद? 3 मंथ्स के बाद। ठीक है, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। ठीक हो गया भाई? तो मुझे बताएं कि यहाँ पे साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? m की वैल्यू 4 हो जाएगी, हर 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर इसके बाद आता है कंपाउंडिंग बाय मंथली। कंपाउंडिंग बाय मंथली का मतलब क्या है? देखो, बाय मंथली के 2 मीनिंग्स होते हैं। या तो 2 महीने में एक बार, हर दूसरे महीने इंटरेस्ट मिले आपको। ठीक है, या तो 1 महीने में 2 बार, दोनों बाय मंथली हैं। क्या बताया मैंने? बाय मंथली का मतलब या तो 1 महीने में 2 बार, हर 15-15 दिन के बाद से मिले, या तो 2 महीने में एक बार, वो भी बाय मंथली है, वो भी बाय मंथली है। आपके पीआरसी के एग्जाम्स बाई मंथली हैं, हर 2 महीने बाद एग्जाम्स होते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब सर हम यहाँ पे कौन सा फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे आफ्टर एवरी 2 मंथ्स। ठीक है, हर 2 महीने बाद वाला फॉलो करेंगे। तो साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? फिर 6 बार। ठीक है ना, 2-2 महीने के बाद से। और फिर लास्ट हमारे पास आता है कंपाउंडिंग मंथली। और कंपाउंडिंग मंथली का मतलब आपको तो सबको पता चल जाएगा, अब क्या है? आफ्टर एवरी मंथ। तो साल में कितनी बार मिलेगा बेटा इंटरेस्ट? फिर 12 दफ़ा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली। कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली। अब कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली में क्या होता है? हर मिनी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, इसमें भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना? तो ये मैकेनिज्म आजकल अब फॉलो नहीं होता। ठीक है ना? तो इसीलिए हम इसके ऊपर सिर्फ एक आध सवाल सॉल्व कर लेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसके ऊपर आईकेक ने सवाल मेरे साल में 2004 में पूछा था आखिरी। कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली में आईकेक ने सवाल कब पूछा था? 2004। मेरे ख्याल से आप लोग के पैदा होने से पहले या बाद में? पहले। बताओ ज़रा। तो पुरानी बात है बहुत, हम भी एक आध सवाल सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसका। ठीक है ना? अच्छा, अक्टूबर 2004 या नवंबर 2004 में पूछा था एक अपने लास्ट सवाल इसके ऊपर। प्यारे बच्चों, बात समझ में आती है?
तो मैंने नोट क्या लिखा कि इन केस ऑफ मल्टीपल कंपाउंडिंग वी विल एडजस्ट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इन ईयर्स। इसको ज़रा नोट डाउन करें, फिर हम ज़रा इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और मल्टीपल कंपाउंडिंग का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करेगा। बट सर एम तो फॉर्मूले में नहीं है, तो फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे बेटा, फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे भी थोड़ा सा। छाप लिया? ये तुम्हारी कॉपी करने की स्पीड अच्छी है। तुमने इंटरनल पेपर छाप के दिए थे? बोलो बट टीचर पेपर एग्जामिनर यहाँ मेरे को पेपर दे के जाएगा, जब तक वो इस लैंड में डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपका भाई एक पेज छाप चुकेगा। हैं? नहीं चले आगे बढ़े भाई, कर लिया, कॉपी कर लिया? अच्छा ओके, तो देखो आओ हम लोग डिस्कस करते हैं कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। अब देखिए मिसाल के तौर के ऊपर सब चीज़ें सेम रहती हैं। प्रिंसिपल वैल्यू 2 लाख रुपए, प्रिंसिपल वैल्यू 2 लाख रुपए। बेटा ज़रा इधर देखो बोर्ड पर, टाइम 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स, इंटरेस्ट का रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट का रेट 10% पर एनम, ठीक है। लेकिन आगे उसने लिख के दिया कंपाउंडिंग सेमी, हमने याद है जिससे सवाल किया सब में कंपाउंडिंग एनुअली लिखा हुआ था, याद आ रहा है? 10% कंपाउंडिंग एनुअली, 15% कंपाउंडिंग एनुअली, सब में अब तक जितने सवाल किए सब में कंपाउंडिंग एनुअली लिखा हुआ था। तो यहाँ पे तो वैसे ही लिखा हुआ होगा। अब देखो दोनों में फर्क क्या होगा। देखो अगर मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करता हूं, मुझे एक बात बताएं, इधर इंटरेस्ट एक तो मुझे मंथ 6 पे मिलेगा, ठीक है, 6 महीने बाद मिलेगा, ईयर 1 पे, ऐसे कर लेते हैं चलो, 2 साल की कहानी है ना। एक तो आपको मिलेगा ईयर 1 में मंथ 6 पर, कैसे मिलेगा इंटरेस्ट? 2 लाख रुपए आपने सबमिट कराए थे, 10% डिवाइडेड बाय 2। सर 10% को 2 से डिवाइड क्यों किया? अब भाई कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है ना, तो उसका मतलब 10% तो पूरे साल का रेट था, ठीक है। अब हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना बना? 10,000। आई मेरी बात समझ में? अच्छा फिर इसी ईयर 1 में अब कब इंटरेस्ट मिलेगा आपको? मंथ 12 पे मिलेगा। अब जब मंथ 12 पे मिलेगा तो किस अमाउंट पे मिलेगा? बैलेंस अमाउंट क्या है? 2,10,000। अब 2,10,000 रुपए के ऊपर लगाओ 10% अपॉन 2, क्या बना?
10 मुझे बताएं टोटल AR1 का इंटरेस्ट कितना मिला? 20,500। देखो जबकि कंपाउंडिंग एनुअली में भी रेट सेम था, टाइम भी सेम था, अमाउंट भी सेम था, लेकिन वहां पे इंटरेस्ट कितना मिला? 20,000 रुपये। सेमी एनुअल के चक्कर में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल गया। पता है क्यों? क्योंकि बीच में एक बैलेंस अमाउंट आ गया, 6 महीने के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल गया। आई बात समझ में? इसी तरीके से अगर हम इसको कंपाउंडिंग क्वार्टरली से कंपेयर करवाएंगे तो वहां इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो जाएगी, 4 बार बैलेंस अमाउंट आ जाएगा और 4 बार इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर कंपाउंडिंग बाय मंथली में और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 6 दफ़ा बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। और कंपाउंडिंग मंथली के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हर महीने आप बैलेंस अमाउंट निकालोगे और हर महीने इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आपको क्या होता रहेगा बेटा? मिलता रहेगा। तो हमने 2 साल की वर्किंग करनी थी, आओ AR2 की वर्किंग भी इसकी कर लेते हैं जल्दी से। अब AR2 में भी मंथ 6 में मिलेगा, तो अब कितना बैलेंस अमाउंट हो गया बेटा हमारा? 2,20,500 मल्टीप्लाई बाय 10% अपॉन 2 करें, बताएं कितना बन रहा है? डबल 1,0,2,5। ओके, अब इसको इसमें ऐड करो, 1,31,525, ऐसा ही है? 231, हाँ 231,525 लगाओ ज़रा, 10% अपॉन 2 कितना बनता है इसके ऊपर? डबल 1 ज़रा टोटल इंटरेस्ट करो ज़रा, AR2 का कितना बना? डबल 2,581, नहीं 6,6,601। और जबकि आपको वहाँ AR2 में कितना इंटरेस्ट मिला है? सिर्फ 22,000। और यहाँ पे कितना मिला है? 22,601। इसका मतलब 601 रुपये ज़्यादा मिल गए। आ रही है बात समझ में? मुझे बताओ AR1 और AR2 का अगर आप कंबाइन इंटरेस्ट निकालो तो कितना बनता है? AR1 AR2 का भाई यार क्या हो गया? कितना मिला? 43,101। और जबकि यहाँ कितना मिला? तो कितना मिल गया? 1,101 रुपये ज़्यादा मिल गया हमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंडिंग एनुअली से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा? सेमी एनुअली में। सेमी एनुअली से ज़्यादा कहाँ मिलेगा? क्वार्टरली में। क्वार्टरली से ज़्यादा कहाँ मिलेगा? बाय मंथली में। मंथली बाय मंथली से ज़्यादा कहाँ मिलेगा? मंथली के अंदर। ठीक है, बाकी मैकेनिज्म में प्रूफ नहीं करा रहा, सिर्फ एक ही आपको मैंने प्रूफ करा दिया, फजूल में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा सर, अब मसला ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है, क्या कह रहे हो? डबल 2 इन दोनों अमाउंट को ऐड किया ना, AR2 के इंटरेस्ट को, 11,025 प्लस 11,576। अच्छा देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर तो हमने डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला सीख लिया था ना। ये था जो हम कर दिया करते थे कि 2 लाख और 1 प्लस 1 प्लस 10% की पावर
टू, ये डायरेक्ट मुझे दे दिया करता था कितना, बोलो बेटा, 242,000। कंपाउंडिंग एनुअली के अंदर तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब हमने कहा था कि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और बाय मंथली के अंदर फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे। और मैंने नोट क्या लिखवाया था कि हम दो चीज़ें एडजस्ट करते हैं, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एडजस्ट करते हैं और टाइम भी एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट करने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ मल्टीपल कंपाउंडिंग वी विल यूज़ अ फॉर्मूला लाइक 1+i/m, इंटरेस्ट के रेट को डिवाइड कराएंगे और टाइम को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हो ये जाएगा कि ये हो जाएगा 2,00,000 रुपये, 1 + 10%/2 मतलब 5%, और 2 साल में है और साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेट करें ज़रा, देखें क्या अमाउंट बनता है आपका। टू फोर थ्री और यही हमारा 243,101 यही आ रहा है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि हम मल्टीपल कंपाउंडिंग वाले केस के अंदर अब फॉर्मूले को हम ये वाला यूज़ करेंगे। नज़र आ रहा है सबको, विजिबल है? चलो फटाफट से कॉपी कर लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी मसला किसी को बेटा? कंपाउंडिंग मल्टीपल का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैकेनिज्म समझ में आ गया, किस तरीके से काम होगा। वेरी गुड महाम और वरुण बेटा, शाबाश। अच्छा, हमारी अकाउंटिंग क्लास कितने बजे? 12 बजे है ना, और हम उसको स्टार्ट करेंगे 12:15 बजे, ठीक है। 15 मिनट का गैप रख के स्टार्ट करेंगे। Done everyone?
चलें आगे बढ़े क्लास, कर रहे हैं कॉपी। डन। हाँ भाई, चले आगे बढ़े। ओके चले भाई, ज़रा बताएं क्या बनेगा इसका आंसर। सिक्स थ्री फोर एट सिक्स आओ करते हैं। देखो लिखा हुआ पर्सन बोरो ₹50,000 फॉर 2 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% कंपाउंडिंग मंथली। ओके, व्हाट मस्ट ही पे टू क्लियर द लोन एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एस इज इक्वल्स टू पी 1 + I/m पावर n मल्टीप्लाई बाय m। तो ये हमारा बन जाएगा s इज इक्वल्स टू 50,000 1 + 12% कंपाउंडिंग मंथली में किससे डिवाइड करना है बेटा, पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो आपका आंसर बनता है 63487। ऐसा ही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वरुण आपका आंसर नहीं आया बेटा।
ओके जी बेटा ए आ रहा है। ओके कर लेते हैं। देखिए सवाल में लिखा हुआ है पर्सन बोरो रुपीज 120,000 फॉर 3 years at 10% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, व्हाट मस्ट ही पे टू क्लियर द लोन? फॉर्मूला रिमेन्स सेम। S is equals to 120,000 1 plus 10% divided by 4 पावर 3 into 4। बताइएगा बेटा क्या बनता है? 161,387। भाई सबका आ रहा ही नहीं आ रहा? हाँ भाई आ रहा है, चलो वेरी गुड। इसका भी ये आ रहा है। माम वेरी गुड बेटा, शाबाश। वेरी गुड वरुण।
डन, बढ़ जाए आगे, कोई मसला परेशानी, कोई मसला नहीं है बेटा? चलो ओके, देखें थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। अब तक क्या हो रहा था सिनेरियो के अंदर, जितने भी हमने सवाल सॉल्व करे, एक बंदा था, बैंक जाता था, कुछ पैसे जमा करवाता था, ठीक है, बैंक वाले उसको सिंपल इंटरेस्ट देते थे या कंपाउंड इंटरेस्ट दे देते, और वो अपने टाइम पीरियड ख़त्म होने के ऊपर सारा पैसा लेने पहुंच जाया करता था। मतलब अमाउंट के ऊपर फोकस करो कि अमाउंट एयर ज़ीरो पे जाके जमा करवा रहा था या लोन ले रहा था, और टाइम पीरियड ख़त्म होने के ऊपर अमाउंट पे कर रहा था और या तो रिसीव कर रहा था, ठीक है ना। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी कहीं भी। ऐसा होता ना कि बार बार पैसा हम इन्वेस्ट करें तो फिर क्या करेंगे, और अगर बार बार पैसा बैंक से ले तो मैकेनिज्म किस तरीके से काम करेगा। मतलब अब तक जी, ओके 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 ओके, सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए। क्या बनता है, नहीं बन रहा अमाउंट? आपके लैपटॉप में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यार, वो पेड है वो। ये जो मेरे पास कैलकुलेटर लैपटॉप में है ये पेड है, लेकिन आई होप इसका कोई पायरेटेड वर्जन भी मौजूद होगा, इंटरनेट के ऊपर सर्च करने से मिल जाएगा। एनीवेज, तो क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि अब तक के सारे सिनेरियो के अंदर या तो बंदा डिपॉजिट कर रहा था और एयर ज़ीरो के ऊपर जाके रिसीव कर रहा था, वो एयर फाइनल एयर पे जाके रिसीव कर रहा था, या तो एयर ज़ीरो पे जाके बैंक से लोन ले रहा था और फिर टाइम पीरियड ख़त्म होने के ऊपर पे कर रहा था। एक पेमेंट वो डिपॉजिट करता था, एक पेमेंट जाके रिसीव करता था, बस दो पेमेंट का काम था, दो अमाउंट के ऊपर, ठीक है ना। या तो वो लोन में जा रहा था तब भी दो पेमेंट ही आई थी, लोन ले रहा था एक पेमेंट एक अमाउंट, फिर जब लोन पे बैक करूंगा दूसरा अमाउंट, तो दो अमाउंट के ऊपर अब तक काम चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि मैं बार बार बैंक जाके डिपॉजिट करवाऊं। भाई मैं चाहूँ मिसाल के तौर पे हर साल कुछ अमाउंट जमा कराऊं बैंक में, तब सिनेरियो डिफरेंट है ना, ठीक है ना। या मैं हर साल बैंक से पैसे निकालूं, तब भी सिनेरियो डिफरेंट है। तो इस सिनेरियो के ऊपर फिर किस तरीके से काम करेंगे, तो उसको हम नाम देंगे मल्टीपल पेमेंट्स का। ये सिनेरियो है मल्टीपल पेमेंट्स का, और मल्टीपल पेमेंट्स के सिनेरियो को डील करता है एनयूटी। ठीक है, अच्छा एनयूटी कोई नया मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म बैकग्राउंड में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है। अब सारी के सारे जितने मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूंगा सब वो बेस्ड हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा फॉर्मेट अपने पास चेंज आ जाएगा। अब एनयूटी क्या होती है, देखो एनयूटी होने के लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। जिस तरह से एसिड क्या था, एसिड क्या था, उसकी तीन कंडीशन थी, जहां फुलफिल होगी वो एसिड हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो एनयूटी क्या है, जहां ये कंडीशंस फुलफिल होंगी वो एनयूटी हो जाएगा, सही है ना। सबसे पहली कंडीशन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स, कि अमाउंट फिक्स्ड हो और पेमेंट्स क्या हो एक से ज़्यादा। अगर मैं एक साल एयर वन पे जाकर 50,000 रुपये जमा करा रहा हूँ तो एयर टू पे जाकर भी 50 कराऊंगा, एयर थ्री पे जाकर 50 कराऊंगा, एयर फोर पे, अमाउंट फिक्स होना चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा, फिक्स्ड टाइम इंटरवल
बिटवीन पेमेंट्स, कि पेमेंट्स के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं गया एयर 1 के ऊपर जाके मैंने 50,000 रुपये लगाए, जमा करा दिए। अब एयर 2 पे जाके ही 50,000 जमा कराऊंगा 1 साल के गैप के बाद, फिर एयर 3 पे जमा कराऊंगा, फिर एयर 4 पे। ऐसा नहीं है कि एक जमा कराए 50,000 रुपये एयर 1 के ऊपर, फिर एयर 2 में कुछ नहीं कराया, फिर 3 में कराए, फिर फॉरन 4 में करा दिए, फिर 5 में नहीं करवाए, 6 में नहीं करवाए, 7 में कराए। तो ये एन्युटी इस तरीके से काम नहीं करेगा। अमाउंट का भी फिक्स होना ज़रूरी है और जो पेमेंट्स के बीच में गैप है वो भी सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, फाइनाइट टाइम, कि एन्युटी ख़त्म कब होगी जाकर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं मिसाल के तौर पर 2025 से डिपॉजिट कराना शुरू कर रहा हूँ, 2045 में जाके ख़त्म करूँगा, तो स्टार्ट भी पता हो और एंडिंग पॉइंट भी पता हो। तो ये फाइनाइट टाइम हो कि ख़त्म कब होगी जाकर आपकी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी बेटा, एन्युटी कहलाएगी। आ रही है बात समझ में? इस चीज़ को नोट डाउन करें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते, या अभी रुक जाओ, फिर अभी रुक जाओ। मैंने आपको शायद लिखवाया होगा 2 तरीके की एन्युटी, चेक करो। एक मैंने नाम लिखवाया होगा ऑर्डिनरी एन्युटी, और एक मैंने लिखवाया था एन्युटी ड्यू, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक साथ ही कॉपी कर लीजिएगा। देखो, पहली कंडीशन दोनों में सेम होगी कि फिक्स अमाउंट ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स, फिक्स अमाउंट ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन ये भी दोनों में सेम होगी, फिक्स टाइम इंटरवल, फिक्स टाइम इंटरवल। तीसरी कंडीशन फाइनाइट टाइम, फाइनाइट टाइम, ये भी सेम होगी। चौथी कंडीशन ऐसी है जो आपस में इनको डिफ्रेंशिएट करवाएगी, क्या? वो लिखते हैं कि पेमेंट मेड एट दी payment made at the end of each interval and payment made at the start of each interval। अगर पेमेंट एयर 1 पे हो रही है, एयर 2 पे हो रही है, एयर 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो रही है, साल के एंड पर हो रही है, तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी है। और अगर पेमेंट्स एयर 0 से शुरू हो रही हैं, ठीक है, तो फिर वो एन्युटी ड्यू है। अगर हम इसके ऊपर टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, एयर 0, एयर 1, 2, 3, 4, 5, पांच पेमेंट्स कर रहा हूं। मुझे बताओ यहां पर एयर, पहले वाली टाइमलाइन देखो, एयर 0 क्या है? पहले दिन बताया था। एयर 0 क्या है? साल का पहला दिन। तो पहले दिन पे तो पेमेंट नहीं हो रही ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर, कब हो रही है? एंड में। तो फर्स्ट पेमेंट कब करूंगा? एयर 1 के ऊपर, ऐसा? भाई देखो ना, एयर 0 क्या है? साल का पहला दिन। एयर 1 क्या है? साल का आखिरी दिन। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या कह रहा है कि पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल, मतलब हर साल के एंड पर पेमेंट होगी। तो एयर 1 का एंड क्या है? एयर 1 क्या है? खुद एंड इटसेल्फ, ठीक है ना। अच्छा, फिर दूसरी पेमेंट कब होगी? एयर 2 पर होगी, क्योंकि वो दूसरे साल का एंड है। फिर और फिर एयर 5। 5 पेमेंट्स हो गई 5 सालों में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक बात और कही थी कि अगर एयर 0 पर पेमेंट होगी तो आने वाला हर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड का स्टार्ट रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए मैंने टाइमलाइन में निकालो, टाइमलाइन जो सबसे डे 1 पे बनाई थी उसके ऊपर डेट्स चेक करो। मैंने आपको एयर 0 पे तो 1 जनवरी ही लिखवाया था,
लेकिन एयर 1 2 और बाकी सारे एयर्स के ऊपर 2 डेट लिखवाई थी, पीरियड का एंड भी और पीरियड का स्टार्ट भी। अब बात आ रही है उसकी, क्या कि अगर फर्स्ट पेमेंट आप एयर 1 करते हो तो आने वाला सारे पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड के एंड रिप्रेजेंट करेंगे, हैं? जो हमने टाइमलाइन अभी बनाई है जिसमें मैंने आर आर लिखा हुआ है, इसमें सारे पॉइंट ऑफ टाइम एयर 1 2 3 4 और 5 ये सब 31 दिसंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि एन्युटी ड्यू में पेमेंट कब होती है? साल के शुरू में। तो साल के शुरू में, तो साल का शुरू तो यहां से होता है 1 जनवरी। तो अगर आप साल के शुरू में पेमेंट करो, मतलब एयर 0 पर एक पेमेंट करो, अब आने वाला हर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड का स्टार्ट रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब 31 दिसंबर कोई नहीं है, अब सब 1 जनवरी है, सिवाय एक पॉइंट ऑफ टाइम के, एयर 5 के। एयर 5 की डेट चेंज नहीं होगी, वो तब भी 31 दिसंबर था, अब भी 31 दिसंबर है। एयर 0 की डेट भी चेंज नहीं है, वो भी 1 जनवरी था, वो भी 1 जनवरी है। सिर्फ ये बीच वाले मैंने कहा था डुअल नेचर के होते हैं। आ रही है समझ में? अब ये क्या है? 1 जनवरी एयर 2, ऐसा। ये क्या है? 1 जनवरी एयर 3। ये क्या है? 1 जनवरी एयर 4। ये क्या है? 1 जनवरी एयर 5। और ये तो 31 दिसंबर एयर 5 ऐसे ही था। आप चेक करो, ये भी 31 दिसंबर एयर 5 था, ऐसा ही है ना। और ये वाला भी 31 दिसंबर एयर 5 ही है। टाइमलाइन में फर्क नहीं है, सिर्फ क्या है, अमाउंट्स की फॉर्मेशन के ऊपर फर्क है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? ऑनलाइन स्टूडेंट बात समझ में आती? प्यारे बच्चों, ओके, तो नोट डाउन कर लो। या एक मिनट मैं जूम आउट करता हूँ, क्योंकि ऊपर का भी कॉपी करोगे आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अभी जब सवाल सॉल्व करते हैं ना वरुण, तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है।
डन एवरीवन है भाई? भैया कॉपी कर लिया? वरुण पहले चेक करो इसका पायरेटेड वर्जन मिल जाएगा। वैसे मेरा ख्याल ये कि मिल जाएगा गूगल के ऊपर पायरेटेड वर्जन, ठीक है ना, वरना तो बेकार है इस तरीके से परचेज करना, होंगे जब पायरेटेड वर्जन मिल जाएगा तो वो भी सेम ही मैकेनिज्म काम करेगा उसका, ठीक है ना। चेक करो, अगर नहीं मिलता है तो फिर मुझे मैसेज करना, बता दूंगा, ठीक है। डन एवरीवन, कॉपी कर लिया? अब एक काम करते हैं, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं क्यूएम की। मंडे को क्लास होगी तो एनयूटीज़ को दोबारा से पढ़ते हैं। अभी सिर्फ ये समझ दो कि मैंने सिर्फ लिखवा दिया है, कुछ नहीं समझाया, ठीक है। आप ये अज्यूम करना एनयूटी अभी पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ मैंने लिखवा दिया है कि एनयूटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं तो अभी हमने डिस्कस भी नहीं किया, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। मल्टीपल कंपाउंडिंग तक आप लोगों को करवा चुका हूँ मैं, इसको रिवाइज करना है कल आप लोगों ने, और फिर इंशाल्लाह मंडे को क्लास कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग क्लास कब स्टार्ट होगी? 12:15 बजे, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।